A Thousand Splendid Suns, चैप्टर 42। एक कागज के थैले में अजीजा ने ये चीजें पैक की। उसकी फूलों वाली आईसाइट और उसके इकलौते जोड़ी मोजे, उसके बेमेल ऊनी दस्ताने, एक पुरानी कद्दू के रंग की चादर, एक टूटा हुआ प्लास्टिक का कप, एक केला और उसके पासे का सेट। 2001 की एक ठंडी सुबह थी। लैला के 23वें जन्मदिन के कुछ ही समय पहले। आसमान धुंधला सा भरा था और ठंडी हवा के झोंके लगातार जाली वाले दरवाजे को खड़खड़ा रहे थे। यह घटना लैला को अहमद शाह मसूद के फ्रांस जाकर यूरोपीय संसद में भाषण देने की खबर मिलने के कुछ दिनों बाद की है। मसूद अब अपने गृह क्षेत्र उत्तरी अफगानिस्तान में थे और तालिबान से लड़ रहे थे। एकमात्र विपक्षी समूह नॉर्दर्न आयंस का नेतृत्व कर रहे थे। यूरोप में मसूद ने पश्चिमी अफगानिस्तान में आतंकवादी शिविरों के बारे में चेतावनी दी थी और अमेरिका से तालिबान से लड़ने में मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था, अगर राष्ट्रपति बुश हमारी मदद नहीं करते तो ये आतंकवादी बहुत जल्द अमेरिका और यूरोप को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे एक महीने पहले लैला को पता चला था कि तालिबान ने बामियान में विशाल बुद्ध प्रतिमाओं की दरार में टीएनटी लगाकर उन्हें उड़ा दिया था और उन्हें मूर्ति पूजा और पाप की वस्तुएं बताया था। इस घटना पर पूरी दुनिया में आक्रोश फैल गया था। अमेरिका से लेकर चीन तक दुनिया भर की सरकारों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने तालिबान को पत्र लिखकर अफगानिस्तान की दो सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को न तोड़ने की गुहार लगाई थी। लेकिन तालिबान ने आगे बढ़कर 2000 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमाओं के अंदर विस्फोट कर दिए। हर विस्फोट के साथ वे अल्लाह अकबर का जाप करते रहे और हर बार जब प्रतिमाएं धूल के गुबार में बिखरती तो वे खुशी मनाते रहे। लैला को याद है कि 1987 में वह बाबी और तारिक के साथ दोनों बुद्ध प्रतिमाओं में बड़ी प्रतिमा के ऊपर खड़ी थी। उनके धूप से नहाए चेहरों पर हल्की हवा चल रही थी और वे नीचे फैली घाटी के ऊपर एक बाज को चक्कर लगाते देख रही थी। लेकिन जब उसने प्रतिमाओं के नष्ट होने की खबर सुनी तो लैला सुन्न पड़ गई। उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब उसका अपना जीवन धूल में मिल रहा था तो वह प्रतिमाओं की परवाह कैसे कर सकती थी। जब तक रसीद ने उसे जाने का समय नहीं बताया, लैला बैठक के एक कोने में फर्श पर बैठी रही, बिना कुछ बोले, भावहीन चेहरे के साथ। उसके बाल बिखरे हुए घुंघराले बालों की तरह उसके चेहरे पर लटके हुए थे, चाहे वह कितना भी सांस अंदर बाहर ले रही हो। लैला को ऐसा लग रहा था मानो वह अपने फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं भर पा रही हो। करते सेह जाते समय जलमाई रसीद की बाहों में उछल रही थी और अजीजा मरियम के साथ पकड़े उसके बगल में तेजी से चल रही थी। हवा से अजीजा की ठुड्डी के नीचे बंधी गंदी दुपट्टी उड़ रही थी और उसकी पोशाक का किनारा लहरा रहा था। अजीजा अब और भी गंभीर हो गई थी, मानो हर कदम के साथ उसे यह एहसास होने लगा हो कि उसे धोखा दिया जा रहा है। लैला में अजीजा को सच बताने की हिम्मत नहीं थी। उसने उसे बताया था कि वह स्कूल जा रही है, एक विशेष स्कूल जहाँ बच्चे खाते पीते और सोते हैं और कक्षा के बाद घर नहीं आते। अब अजीजा लैला से बार बार वही सवाल पूछे जा रही थी कि वो कई दिनों से पूछ रही थी। क्या छात्र अलग अलग कमरों में सोते हैं या सब एक ही कमरों में? क्या लैला दोस्त बनाएगी? क्या लैला को यकीन है कि वे शिक्षक अच्छे होंगे? और एक और अधिक बार, मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? वे झुग्गी झोपड़ी जैसे दिखने वाली बैरक शैली की इमारत से 2 ब्लॉक दूर गए। मैं और जलमय यही इंतजार करेंगे, रसीद ने कहा। ओह, कहीं मैं भूल न जाऊं। उसने अपनी जेब से एक च्युइंगम निकाली, विदाई उपहार के रूप में, और बड़े ही सख्त और उदार भाव से अजीजा को दे दी। अजीजा ने उसे लिया और धीरे से धन्यवाद कहा। लैला अजीजा की शालीनता,
उसकी क्षमा करने की अपार क्षमता को देखकर चकित रह गई और उसकी आंखें भर आईं। उसका हृदय व्याकुल हो गया और इस विचार से वह दुख से व्याकुल हो उठी कि आज दोपहर अजीजा उसके बगल में नहीं सोएगी, कि वह अपनी छाती पर अजीजा की बांह का हल्का सा स्पर्श, अपनी पसलियों पर अजीजा के सिर का उभार, अपनी गर्दन पर अजीजा की सांसों की गर्माहट और अपने पेट पर अजीजा की एड़ियों का स्पर्श महसूस नहीं कर पाएगी। जब अजीजा को ले जाया गया तो जलमाई रोने लगा, जीजा जीजा चिल्लाने लगा। वह अपने पिता की बाहों में छटपटाने लगा और लात मारने लगा, अपनी बहन को पुकारने लगा, जब तक कि सड़क के उस पार एक ऑर्गन बजाने वाले बंदर ने उसका ध्यान नहीं भटका दिया। मरियम, लैला और अजीजा आखिरी 2 ब्लॉक अकेले ही चलकर पार किए। जैसे ही वे इमारत के पास पहुंचे, लैला को उसका टूटा-फूटा बाहरी हिस्सा, झुकी हुई छत, टूटी खिड़कियों वाले ढांचे पर ठोके हुए लकड़ी के तख्ते और एक जर्जर दीवार पर लगे झूले का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। वे दरवाजे के पास रुक गए और लैला ने अजीजा को वही बात दोहराई जो उसने उसे पहले बताई थी। और अगर वे तुम्हारे पिता के बारे में पूछे तो तुम क्या कहोगी? उसे मुजाहिदीनों ने मार दिया। अजीजा ने सतर्कता से मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा है अजीजा, क्या तुम समझ रही हो? क्योंकि यह एक विशेष विद्यालय है, अजीजा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे यहाँ थे। एक और इमारत। वह कांप रही थी। उसका निचला होंठ थरथरा रहा था और वास्तविकता थी। वह घबराई हुई लग रही थी और लैला ने देखा कि वह बहादुर बनने के लिए कितनी कोशिश कर रही थी। अगर हम सच बता दें, अजीजा ने पतली, सांस फूलती हुई आवाज में कहा, तो वे मुझे घर ले जाने देंगे। मैं हमेशा आती रहूंगी, लैला ने किसी तरह कहा। मैं वादा करती हूँ। मैं भी, मरियम ने कहा। हम तुमसे मिलने आएंगे अजीजा, और हमेशा की तरह साथ खेलेंगे, बस कुछ समय के लिए, जब तक तुम्हारे पिताजी को काम नहीं मिल जाता। यहाँ खाना है, लैला ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसे बुरके से राहत मिली। इस बात से भी राहत मिली कि अजीजा उसे बुरके के अंदर टूटते नहीं देख पा रही थी। यहाँ तुम भूखी नहीं रहोगी। यहाँ चावल, रोटी, पानी और शायद फल भी मिलेंगे, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगी और खाला मरियम मेरे साथ नहीं होंगी। मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लैला ने कहा। हर समय मेरी तरफ देखो अजीजा, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अनाथालय के निदेशक झुके हुए कद के, पतले सीने वाले और चेहरे पर हल्की झुर्रियों वाले व्यक्ति थे। उनके बाल झड़ रहे थे, दाढ़ी घनी थी और उनकी आंखें मटर जैसी थी। उनका नाम जमान था। वे सिर पर टोपी पहनते थे। उनके चश्मे का बाया लेंस टूटा हुआ था। जब वह उन्हें अपने दफ्तर ले जाते थे तो उसने लैला और मरियम से उनके नाम पूछे, अजीजा का नाम और उम्र भी पूछी। वे कम रोशनी वाले गलियारे से गुजरे, जहाँ नंगे पैर बच्चे किनारे हटकर देख रहे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे या सिर मुंडा हुआ था। उन्होंने फटी आस्तीन वाले स्वेटर, घुटनों से घिसी हुई फटी जीन्स और डक्ट टेप से चिपके हुए कोट पहने थे। लैला को साबुन और टैल्कम पाउडर, अमोनिया और पेशाब की गंध आई और अजीजा में बढ़ती घबराहट भी महसूस हुई, जो सिसकने लगी थी। जमान अनाथ बच्चों के प्रति स्नेहपूर्ण और अपनेपन का भाव रखते थे। वह गुजरते हुए कुछ बच्चों के सिर पर हाथ फेरते, उनसे कुछ स्नेह भरे शब्द कहते, उनके बालों को सहलाते, बिना किसी हीन भावना के। बच्चे उनके स्पर्श का आनंद लेते। लैला को लगा कि वे सभी उसकी ओर स्वीकृति की आशा से देख रहे थे। उन्होंने उन्हें अपने कार्यालय में ले गए, एक ऐसा कमरा जिसमें केवल 3 तह करने वाली कुर्सियां थीं और एक अव्यवस्थित मेज थी जिस पर कागजों के ढेर बिखरे पड़े थे। तुम हेरात से हो, जमान ने मरियम से कहा। तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल गया। वह कुर्सी के पीछे झुक गया
और अपने हाथों को अपने पेट पर रखकर बोला कि वह एक जीजा था जो पहले यहाँ रहता था। लैला ने उसकी इस साधारण हरकतों में भी एक परिश्रम का भाव देखा। हालांकि वह हल्की सी मुस्कान लिए बैठा था, लैला को उसके भीतर कुछ परेशान और दुखी सा महसूस हुआ। निराशा और हार को उसने अच्छे हास्य के आवरण में छिपा रखा था। जमान ने कहा, वह कांच का कारीगर था। वह सुंदर हरे रंग के हंस बनाता था और आप उन्हें जब धूप में उठाते थे तो वे अंदर से ऐसे चमकते थे मानो कांच छोटे छोटे रत्नों से भरा हो। क्या आप वहां गए थे? मरियम ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया था। मैं खुद कंधार से हूँ। क्या आप कभी कंधार गई हैं, हमसिरा? नहीं। यह बहुत सुंदर है। क्या शानदार बगीचे हैं। और अंगूर, ओह अंगूर, वे स्वाद को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कुछ बच्चे दरवाजे के पास जमा हो गए थे और अंदर झांक रहे थे। जमान ने पश्तों में धीरे से उन्हें वहां से भगा दिया। बेशक, मुझे हेरात भी बहुत पसंद है। कलाकारों और लेखकों का शहर, सूफियों और रहस्यवादियों का। आप तो पुराना मजाक जानती ही होंगी कि हेरात में पैर फैलाएं तो कोई न कोई पीछे से चुभाए बिना नहीं रह सकता। लैला के बगल में बैठी अजीजा ने नाक सिकोड़ी। जमान ने हैरानी जताते हुए कहा, अरे वाह, मैंने तुम्हें हंसा दिया नन्ही हमसिरा। यही तो आमतौर पर मुश्किल होता है। मुझे थोड़ी देर के लिए चिंता हो गई थी। मुझे लगा कि मुझे मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाना पड़ेगा या गधे की तरह रेंगना पड़ेगा, लेकिन तुम हो गई। और तुम कितनी प्यारी हो। उसने कुछ क्षणों के लिए अजीजा की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी को बुलाया। अजीजा उछलकर मरियम की गोद में बैठ गई और उससे लिपट गई। हम बस बातें करेंगे मेरी प्यारी, लैला ने कहा। मैं यहीं रहूंगी, ठीक है, यहीं। अजीजा, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं, मरियम ने कहा। तुम्हारी माँ को यहाँ काका जमान से बात करनी है। बस 1 मिनट के लिए। चलो अब। जब वे अकेले थे, जमान ने अजीजा की जन्मतिथि, बीमारियों का इतिहास और एलर्जी के बारे में पूछा। उसने अजीजा के पिता के बारे में भी पूछा और लैला को एक अजीब सा अनुभव हुआ जब उसने झूठ बोला, जो वास्तव में सच था। जमान ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर ना तो विश्वास का भाव था और ना ही संदेह का। उसने कहा कि वह अनाथालय कोई ईमानदारी के सिद्धांत पर चलाता है। अगर कोई अनाथालय चलाने वाली महिला कहती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, तो वह इस पर सवाल नहीं उठाता। लैला रोने लगी। जमान ने अपनी कलम नीचे रख दी। मुझे शर्म आ रही है, लैला ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अपनी हथेली को अपने मुंह पर दबाए हुए। मेरी तरफ देखो हमसिरा, किस तरह की माँ अपने ही बच्चे को त्याग देती है। मेरी तरफ देखो। लैला ने नजर उठाई। यह तुम्हारी गलती नहीं है। क्या तुम मुझे सुन रही हो? तुम नहीं। इसके लिए वे यहूदी धर्मगुरु जिम्मेदार हैं। उन्होंने एक पश्तून होने के नाते मुझ पर शर्मिंदगी लगाई है। उन्होंने मेरे नाम को कलंकित किया है। तुम अकेली नहीं हो हमसिरा। तुम्हारी जैसी माताएं हमारे पास हर समय आती रहती हैं, हर समय। ऐसी माताएं जो यहाँ आती हैं और अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाती हैं क्योंकि तालिबान उन्हें बाहर जाकर रोटी कमाने नहीं देता है। इसलिए तुम खुद को दोष मत दो। यहाँ कोई तुम्हें दोस्त नहीं देता। मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। लैला ने अपने बुर्के के कपड़े से आंखें पोंछी। इस जगह की बात करें तो जमान ने आ भरते हुए हाथ से इशारा किया। आप देख सकती हैं कि इसकी हालत कितनी खराब है। हमारे पास हमेशा पैसों की कमी रहती है। हम हमेशा संघर्ष करते हैं, काम चलाऊ व्यवस्था करते हैं। तालिबान से हमें बहुत कम या बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती, लेकिन हम किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। आपकी तरह हम भी वही करते हैं जो जरूरी होता है। अल्लाह दयालु और रहमदिल है और अल्लाह ही सब कुछ देता है। और जब तक वो देता रहेगा, मैं अजीजा को खाना कपड़ा मुहैया कराता रहूँगा।
इतना तो मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, वह दोस्ताना मुस्कान के साथ बोला, पर रोना मत हमसिरा। उसे रोते हुए मत देखने देना। लैला ने एक बार फिर से अपनी आंखें पोंछी। भगवान आपका भला करे, उसने भारी आवाज में कहा। भगवान आपका भला करे भाई। लेकिन जब विदाई का समय आया, तो ठीक वैसा ही माहौल बन गया, जैसा लैला को आशंका थी। अजीजा घबरा गई। घर लौटते समय लैला मरियम का सहारा लिए खड़ी थी। उसने अजीजा की चीखें सुनी। उसके मन में जमान के मोटे खुरदुरे हाथों का दृश्य उभरा। उसने देखा कि वे पहले धीरे धीरे, फिर जोर से, और फिर अजीजा को उससे छुड़ाने के लिए बलपूर्वक खींच रहे थे। उसने देखा कि अजीजा जमीन की बाहों में लात मार रही थी। जब वह जल्दी से कोने में मुड़ गया, उसने अजीजा की चीखें सुनी, मानो वह धरती से गायब हो जाएगी। और लैला ने खुद को गलियारे में सिर झुकाए चीखते हुए भागते देखा। मुझे उसकी गंध आ रही है, उसने घर पर मरियम से कहा। उसकी आंखें मरियम के कंधे से परे, आंगन से परे, दीवारों से परे, बिना कुछ देखे घूमती रहीं। पहले तो रसीद ने लैला की बात मान ली और उसके साथ लैला, मरियम और जलमाई अनाथालय तक गए। हालांकि चलते समय उसने सुनिश्चित किया कि लैला को उसके उदास चेहरे और उसकी बड़बड़ाहट साफ दिखाई दे, जिसमें वह बता रहा था कि लैला उसे कितनी तकलीफ दे रही है और अनाथालय आने जाने में उसके पैरों, पीठ और पंजों में कितना दर्द हो रहा है। उसने यह सुनिश्चित किया कि लैला को पता चले कि वह कितना परेशान है। अब मैं जवान नहीं रहा, उसने कहा। वैसे तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे कुचल देती। लेकिन तुम्हारा बस नहीं चलता लैला, तुम्हारा बस नहीं चलता। वे अनाथालय से 2 ब्लॉक दूर अलग हो गए और वह उन्हें 15 मिनट से ज्यादा का समय कभी नहीं देता था। फिर एक दिन उसने लैला से कहा कि वह अब उसे अपने साथ नहीं रखेगा। उसने कहा, मैं दिन भर सड़कों पर काम की तलाश में घूमते घूमते थक गया हूँ, तो मैं खुद ही जाऊंगी। लैला ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। रसीद, तुम मुझे सुन रहे हो? तुम मुझे जितना चाहो मार सकते हो, लेकिन मैं वहां जाती रहूंगी। आप जो चाहें करें, लेकिन आप तालिबान से नहीं बच पाएंगी। यह मत कहना फिर कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मरियम ने कहा। लैला इसकी इजाज़त नहीं देगी। तुम्हें जलमाई के साथ घर पर ही रहना होगा। अगर हमें रोक लिया गया तो मैं नहीं चाहती कि वह देखे। और इस तरह लैला की जिंदगी अचानक अजीजा से मिलने के रास्ते खोजने में सिमट गई। आधे समय तो वह अनाथालय पहुंच ही जाती थी। सड़क पार करते ही तालिबान उसे देख लेते और उससे तरह तरह के सवाल पूछते। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ जा रही हो? तुम अकेली क्यों हो? तुम्हारा महरम कहाँ है? और फिर उसे घर भेज दिया जाता। अगर किस्मत अच्छी होती तो उसे डांट पड़ती या पीठ पर एक लात या धक्का। बाकी समय उसे लकड़ी के डंडों, पेड़ों की डालियों, कोड़ों, थप्पड़ों और अक्सर घूंसे का सामना करना पड़ता। एक दिन युवा तालिब ने लैला को रेडियो कैंटीना से पीटा। पीटने के बाद उसने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक आखिरी वार किया। उसने कहा, अगर मैं फिर कभी तुमसे मिला तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम्हारी सारी हड्डियों से माँ का दूध ना रिसने लगे। उस समय लैला घर चली गई। वह पेट के बल लेटी हुई थी, खुद को एक मूर्ख दयनीय जानवर की तरह महसूस कर रही थी। और जब मरियम ने उसके खून सी लथपथ पीठ और जांघों पर गीले कपड़े रखे तो वह फुफकार रही थी। लेकिन आमतौर पर लैला हार मानने से इनकार कर देती थी। वह घर जाने का नाटक करती, फिर गलियों से होकर दूसरे रास्ते से चली जाती। कभी कभी वह पकड़ी जाती, उससे पूछताछ की जाती, उसे डांट पड़ती, एक ही दिन में 2, 3, 4 बार भी। फिर कोड़े पड़ते और एंटीना हवा में लहराते और वह अजीजा की एक झलक भी देखे बिना
खून से लथपथ होकर घर चली जाती। जल्द ही लैला ने अतिरिक्त कपड़े पहनना शुरू कर दिया। पिटाई से बचाव के लिए बुर्का के नीचे 2-3 स्वेटर पहने जाते थे। लेकिन लैला के लिए अगर वह तालिबान से बच निकलती तो इनाम बहुत मायने रखता। वह अजीजा के साथ जितना चाहे उतना समय बिता सकती थी। वे आंगन में झूले के पास अन्य बच्चों और मिलने आई माताओं के बीच बैठकर अजीजा से उस सप्ताह में क्या सीखा इस बारे में बातें करती थी। अजीजा ने कहा कि काका जमान उन्हें हर दिन कुछ न कुछ सिखाने पर विशेष ध्यान देते थे, जिसमें अधिकांश दिनों में पढ़ना लिखना, कभी-कभी भूगोल, इतिहास या विज्ञान, पौधों और जानवरों के बारे में कुछ जानकारी शामिल थी। लेकिन हमें पर्दे खींचने होंगे, अजीजा ने कहा, ताकि तालिबान हमें देख ना सकें। काका जमान ने बताया कि तालिबान के निरीक्षक की स्थिति में उन्हें बुनाई की सुइयां और ऊन के गोले तैयार रखे थे। हम किताबें एक तरफ रख देते और बुनाई करने का नाटक करते हैं। एक दिन अजीजा से मिलने के दौरान लैला ने एक अधेड़ उम्र की महिला को देखा, जिसका बुर्का पीछे की ओर खिसका हुआ था और वह 3 लड़कों और एक लड़की के साथ बैठी थी। लैला ने उस तीखे चेहरे, घनी बाहों को घनी भौहों को पहचान लिया, हालांकि धसे हुए होठ और सफेद बालों को नहीं। उसे शॉल, काली स्कर्ट, रूखी आवाज और जिस तरह से वह अपने काले बालों को जूड़े में बांधती थी, जिससे उसकी गर्दन के पीछे के काले बाल दिखाई देते थे, सब याद आ गया। लैला को याद आया कि इस महिला ने एक बार छात्राओं को बुर्का पहनने से मना किया था, या कहते हुए कि महिला और पुरुष बराबर हैं और अगर पुरुष बुर्का नहीं पहनते तो महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का कोई कारण नहीं है। एक क्षण खाला रंगमाल ने ऊपर देखा और लैला की निगाहों से मिली, लेकिन लैला को उस बूढ़ी औरत में अपनी शिक्षिका के कोई भाव नहीं दिखे। ये पृथ्वी की पपड़ी के साथ साथ दरारें हैं, अजीजा ने कहा। इन्हें दोष कहते हैं। यह जून 2001 की एक शुक्रवार की सुहावनी दोपहर थी। वे चारों अनाथालय के पिछले हिस्से में बैठे थे। लैला, जलमाई, मरियम और अजीजा। रसीद इस बार मान गया था, जैसा कि वह कभी कभार ही करता था, और उन चारों के साथ चला गया। वह सड़क के उस पार बस स्टॉप के पास इंतजार कर रहा था। नंगे पैर बच्चे उनके आसपास इधर-उधर भाग रहे थे। एक चपटी फुटबॉल को इधर-उधर लात मारी जा रही थी, जिसके पीछे बच्चे बेमन से भाग रहे थे। और इन दरारों के दोनों ओर चट्टानों की ये परतें हैं, जो पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण करती हैं, अजीजा कह रही थी। किसी ने अजीजा के चेहरे से बाल हटाकर चोटी बनाई और करीने से उसके सिर पर पिन लगा दिए। लैला को उस व्यक्ति से चिढ़ हो रही थी, जिसने उसकी बेटी के पीछे बैठकर उसके बालों की लटों को एक-एक करके पलटा था और उसे शांत बैठने के लिए कहा था। अजीजा अपने हाथों को हथेलियों के ऊपर की ओर करके खोल रही थी और उन्हें आपस में रगड़ रही थी। जलमाही इसे बड़े चाव से देख रहा था। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। बहुत तेज दर्द, लैला ने कहा। बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। उसका जबड़ा अभी भी दुख रहा था। पीठ और गर्दन में दर्द था। होठ सूजे हुए थे और उसकी जीभ बार-बार उस खाली जगह में चुभ रही थी, जहाँ रसीद ने 2 दिन पहले निचले दांत तोड़ दिए थे। मम्मी और बेबी की मृत्यु से पहले और लैला का जीवन पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाने से पहले लैला ने कभी नहीं सोचा था कि एक मानव शरीर इतनी मार, इतनी बेरहमी, इतनी नियमित रूप से सहन कर सकता है और फिर काम करता रह सकता है। ठीक है, जब वे एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, तो वे टकराते हैं और फिसल जाते हैं। देखा ना मम्मी? और इससे ऊर्जा निकलती है, जो पृथ्वी की सतह पर रुक जाती है और उसे हिला देती है। तुम बहुत समझदार हो गई हो, मरियम ने कहा, अपनी बेवकूफ खाला से कहीं ज्यादा समझदार। अजीजा का चेहरा चमक उठा, चौड़ा हो गया। तुम बेवकूफ नहीं हो, खाला मरियम। और काका जमान कहते हैं कि कभी-कभी चट्टानों का खिसकन बहुत गहराई में होता है।
और वहाँ बहुत शक्तिशाली और डरावना होता है, लेकिन सतह पर हमें बस एक हल्का-सा कंपन महसूस होता है, बस एक हल्का-सा कंपन। इससे पहले वाली यात्रा में वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन परमाणु सूर्य से आने वाले नीले प्रकाश को बिखेर रहे थे। अजीजा ने थोड़ी सांस फूलते हुए कहा था, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, तो आकाश बिल्कुल नीला नहीं होता, बल्कि एक गहरा काला समुद्र होता और सूर्य अंधेरे में चमकता हुआ बड़ा तारा। क्या इस बार अजीजा हमारे साथ घर आ रही है? जलमाई ने कहा। जल्द ही मेरे प्रिय, लैला ने कहा, जल्द ही। लैला उसे अपने पिता की तरह चीखते हुए देखती। वह आगे की ओर झुका, पैर की उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी हुई थी। वह झूले के पास गया, एक खाली सीट को धक्का दिया और अंत में कंक्रीट पर बैठ गया। दरार से खरपतवार उखाड़ने लगा। पत्तियों से पानी वाष्पित होता। मम्मी, क्या आपको पता है, ठीक वैसे ही जैसे रस्सी पर लटके कपड़े से होता है। और यही वाष्पित होकर पानी पेड़ के ऊपर की ओर बहता है, जमीन से जड़ों के जरिए, फिर पेड़ के तने हुए शाखाओं से पत्तियों तक पहुंचता है। इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लैला ने एक क्षण से अधिक बार सोचा कि अगर तालिबान को काका जमान के गुप्त शिक्षण के बारे में पता चल गया, तो वे क्या करेंगे? मुलाकातों के दौरान वह अपनी जोशीली और बुलंद आवाज में हर पल को भर देती थी। वह अपने विषयों से भटकती रहती थी और उसके हाथ बेतहाशा हिलते रहते थे, मानो घबराहट उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हो। अजीजा की हंसी बदल गई थी। असल में वह हंसी नहीं, बल्कि घबराहट का एक संकेत थी, जिसका मतलब लैला को शक था कि किसी को दिलासा देना था। और भी कई बदलाव आए थे। लैला अजीजा के नाखूनों के नीचे जमी गंदगी को देख लेती थी और अजीजा भी उसे देखकर अपने साथ जांघों में छिपा लेती थी। जब भी कोई बच्चा आसपास रोता, नाक से बलगम बहता या कोई बच्चा नंगे बदन बालों में गंदगी लिए हुए चलता, तो अजीजा की पलकें झपकती और वह तुरंत बात टालने की कोशिश करती। वह एक ऐसी मेजबान की तरह थी जो अपने मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो गई हो। उसके घर की बदहाली, उसके बच्चों की अव्यवस्था, वह इन सब से कैसे निपट रही थी, इस बारे में पूछे गए सवालों का जवाब अस्पष्ट था, लेकिन हर्षित उत्तर, खाला, मैं ठीक हूँ। क्या बच्चे आपको पसंद करते हैं? नहीं मम्मी, सब लोग अच्छे हैं। क्या आप खाना खा रही हैं? क्या आप ठीक से सो रही हैं? खाना खा रही हैं, सो भी रही हैं। हाँ, हमने कल रात मेमने का मांस खाया था, शायद पिछले हफ्ते खाया था। अब अजी अब अजीजा इस तरह से बोलती थी, तो लैला को उसमें मरियम की झलक साफ दिखाई देती थी। अब अजीजा हकलाने लगी। मरियम ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया। यह हकलाहट हल्की थी, लेकिन महसूस की जा सकती थी और शुरू होने वाले शब्दों के साथ भी स्पष्ट हो जाती थी। लैला ने जमान से इसके बारे में पूछा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे लगा कि वह हमेशा ही ऐसा करती आई है। उस शुक्रवार की दोपहर को अजीजा के साथ अनाथालय से थोड़ी देर के लिए घूमने निकले और रास्ते में बस स्टॉप पर रसीद से मिले, जो उनका इंतजार कर रहे थे। जलमाई ने अपने पिता को देखते ही खुशी से चीख मारी और लैला की बाहों से निकलने के लिए बेचैनी से झटपटाने लगा। अजीजा ने रसीद का अभिवादन औपचारिक रूप से किया, पर उनमें कोई शत्रुता नहीं थी। रसीद ने कहा कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए। उनके पास काम पर वापस जाने के लिए केवल 2 घंटे बचे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में चौकीदार के तौर पर उसका पहला हफ्ता था। दोपहर से लेकर सुबह तक, हफ्ते में 6 दिन। रसीद गाड़ियों के दरवाजे खोलता, सामान ढोता और कभी-कभार गिरे हुए तरल पदार्थ को भी साफ करता। कभी-कभी दिन के अंत में बुफे रेस्टोरेंट का रसोइया रसीद को कुछ बचा हुआ खाना घर ले जाने को देता, बशर्ते वह इस बारे में किसी को न बताए। तेल में डूबे हुए ठंडे मीटबॉल, तले हुए चिकन विंग्स
जिसकी ऊपरी परत सख्त और सूखी हो गई थी, और भरवा पास्ता जो चबाने में मुश्किल, सख्त और किरकिरा चावल बन गया था। रसीद ने लैला से वादा किया कि वह एक बार उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो अजीजा घर वापस आ जाएगी। वर्दी पहने रसीद ने पॉलिएस्टर सूट, गहरे लाल रंग की सफेद कमीज, क्लिप ऑन टाई और सफेद बालों पर टिकी विजर कैप पहनी थी। इस वर्दी में रसीद का रूप बदल गया था। वह असहाय और दयनीय रूप से भ्रमित दिख रहा था, लगभग हानि रहित, मानो किसी ने जीवन के लिए दिए हुए अपमानों को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया हो। अपनी विनम्रता में दयनीय और प्रशंसनीय दोनों ही तरह का व्यक्ति। वे बस वे बस से टाइटैनिक सिटी गए। वे नदी के तल पर चले, जहां सीढ़ियों पर अस्थायी दुकानें लगी थी। एक शरीर सूखे किनारे सा लग रहा था। पुल के पास जब वे नंगे पैर वाले आदमी क्रेन से लटका हुआ था, तो एक आदमी के कान कटे हुए थे। उसकी गर्दन रस्सी से बंधी हुई थी। नदी में वे इधर-उधर घूम रहे खरीदारों, पैसे बदलने वालों और उबे हुए गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं, सिगरेट बेचने वालों और नकाबपोश महिलाओं की भीड़ में घुल-मिल के पैसे मांग रही थी। चाबुक लिए नस्वार चबाते तालिबान टाइटैनिक सिटी में गश्त लगा रहे थे, किसी भी बेपरवाह हंसी या खुले चेहरे की तलाश में। एक खिलौने के स्टॉल से, जो पश्तूनी कोट बेचने वाले और नकली फूलों के स्टॉल के बीच स्थित था, जलमाई ने पीले और नीले रंग के घुमावदार पैटर्न वाली एक रबर की बास्केटबॉल चुनी। कुछ चुन लो, रसीद ने अजीजा से कहा। अजीजा हिचकिचाई, शर्मिंदगी से अकड़ गई। जल्दी करो, मुझे 1 घंटे में काम पर पहुंचना है। अजीजा ने एक गम बॉल मशीन चुनी। उसी सिक्के को डालकर कैंडी निकाली जाती थी और फिर नीचे लगे फ्लैप डोर कॉइन रिटर्न से उसे वापस निकाला जा सकता था। जब दुकानदार ने रसीद को कीमत बताई तो उसकी भौहें तन गई। मोल भाव का दौर शुरू हुआ, जिसके अंत में रसीद ने अजीजा से चिढ़कर कहा, मानो अजीजा ने ही उससे मोल भाव किया हो। इसे वापस कर दो, मैं दोनों नहीं खरीद सकता। वापसी के रास्ते में जैसे जैसे वे अनाथालय के करीब पहुंचते गए, अजीजा का उत्साह कम होता गया। ऐसा हर बार होता था। अब लैला की बारी थी और मरियम भी उसमें शामिल हो गई कि वह बकबक करे, घबराहट भरी हंसी हंसे और उस उदास सन्नाटे को बेदम बेमतलब की बातों से भर दे। बाद में रसीद ने काम पर जाने के लिए एक बस ले ली। लैला ने अजीजा को हाथ हिलाकर अलविदा कहते और अनाथालय के पीछे वाले खुले मैदान में दीवार के सहारे धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसे अजीजा की हकलाहट और उसके पहले की हुई बातें याद आई, जिसमें उसने अंदरूनी दरारों और जबरदस्त टकराव के बारे में बताया था, और यह भी कि कभी-कभी सतह पर हमें सिर्फ एक हल्की सी कंपन दिखाई देती है। दूर हो जाओ तुम, जलमाई चिल्लाया। चुप रहो, मरियम ने कहा। तुम किस पर चिल्ला रहे हो? उसने इशारा करते हुए कहा, वहाँ वह आदमी। लैला ने उसकी उंगली का पीछा किया। घर के सामने वाले दरवाजे पर एक आदमी टिका खड़ा था। उन्हें पास आते देख उसने अपना सिर घुमाया। उसने अपनी बाहें खोली और लंगड़ाते हुए कुछ कदम उनकी ओर बढ़ा। लैला रुक गई। उसके गले से घुटन भरी आवाज निकली। उसके घुटने कांपने लगे। लैला को अचानक मरियम की बाह, उसके कंधे, उसकी कलाई, किसी भी चीज को पकड़ने की तीव्र इच्छा हुई। सहारा लेने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसकी एक मांसपेशी भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी सांस लेने या पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं हुई, इस डर से कि कहीं वह दूर, कहीं चमकता हुआ एक मृग तृष्णा मात्र है, एक कमजोर भ्रम जो जरा सी भी हलचल से गायब हो जाएगा। लैला एकदम स्थिर खड़ी रही और तारिक को तब तक देखती रही जब तक उसकी छाती हवा के लिए तड़पने लगी।
और उसकी आंखें पलक झपकाने के लिए बेताब हो गई और किसी तरह चमत्कारिक रूप से जब उसने सांस ली, अपनी आंखें बंद की और खोली, तो वह अभी भी वहीं खड़ा था। वहाँ तारिक अभी भी वहीं खड़ा था। लैला ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर वह दौड़ने लगी। थैंक यू। चैप्टर 43 मरियम। ऊपर की मंजिल पर मरियम के कमरे में जलमाई बहुत बेचैन था। वह अपनी नई रबर की बास्केटबॉल को कुछ देर तक फर्श पर दीवारों पर उछालता रहा। मरियम ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन वह जानता था कि मरियम उसे रोक नहीं सकती, इसलिए वह गेंद उछालता रहा। उसकी आंखें मरियम की आंखों में चुनौती भरी निगाहों से टिकी थी। कुछ देर तक वह उसकी खिलौना कार, जिस पर लाल अक्षरों से बड़े अक्षरों में एम्बुलेंस बनी थी, को कमरे में इधर उधर ढकेलते रहे। इससे पहले जब वे दरवाजे पर तारिक से मिले थे, तब जलमाई ने बास्केटबॉल को अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था और अंगूठा मुंह में डाल रखा था। ऐसा वह अब कभी नहीं करता था, सिवाय तब वह जब चिंतित होता था। उसने तारिक को घूर कर देखा था, संदेह के साथ। वह आदमी कौन है? उसने अब कहा। मैं उसे पसंद नहीं करता। मरियम समझाने वाली थी। उसके और लैला के बचपन के बारे में कुछ कहानियाँ कहने वाली थी, लेकिन जलमाई ने उसे बीच में ही रोक दिया और एम्बुलेंस को घुमाने को कहा, ताकि उसके आगे का ग्रिल उसकी तरफ हो जाए। और जब उसने ऐसा ही किया, तो उसने कहा, वो कहाँ है? बाबा जान ने जो मुझे गेंद दी है, वो कहाँ है? मुझे चाहिए। उसकी हर आवाज़ शब्द के साथ तेज और तीखी होती जा रही थी। यह यहीं है, मरियम ने कहा, और वह रो पड़ा। नहीं, वह खो गया, मुझे पता है। मुझे बस इतना पता है कि वह खो गया। यह कहाँ है? यह कहाँ है? लो, उसने कहा और अलमारी से गेंद निकाली, जहाँ वह लुढ़क कर चली गई थी। लेकिन जलमाई अब ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और मुट्ठियाँ पटकते हुए कह रहा था कि यह वही गेंद नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि गेंद खो गई थी और यह नकली है। उसकी असली गेंद कहाँ गई? कहाँ गई? वह तब तक चीखता रहा जब तक लैला को ऊपर आकर उसे पकड़ना, उसे झुलाना, उसके घने काले घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां फेरना, उसके नम गालों को पोंछना और उसके कान में अपनी जीभ चटकाना नहीं पड़ा। मरियम कमरे के बाहर इंतज़ार कर रही थी, सीढ़ियों के ऊपर से। उसे तारिक के केवल लंबे पैर ही दिखाई दे रहे थे, एक असली और एक नकली, खाकी पैंट में, जो बिना कालीन वाले बैठक कक्ष में फर्श पर फैले हुए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि कॉन्टिनेंटल होटल का चौकीदार उसे उस दिन जाना पहचाना क्यों लगा था, जब वह और रसीद जलील को फ़ोन करने गए थे। उसने टोपी और धूप का चश्मा पहना हुआ था, इसलिए उसे पहले यह बात समझ नहीं आई थी। लेकिन मरियम को अब 9 साल पहले की बात याद आ गई। उसे याद आया कि वह नीचे बैठा था, रुमाल से अपना माथा पोंछ रहा था और पानी मांग रहा था। अब उसके मन में तरह तरह के सवाल उमड़ रहे थे। क्या सल्फा की गोलियां भी इस चाल का हिस्सा थी? उनमें से किसने झूठ रचा था? किसने विश्वसनीय विवरण दिए थे? और रसीद ने अब्दुल शरीफ को, अगर उसका नाम यही था, तारिक की मौत की कहानी सुनाकर लैला को बर्बाद करने के लिए कितना पैसा दिया था?